नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में बात करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट लेगा, कहाँ पे फ्रेश एंट्री बनेगी और टारगेट क्या रखेंगे हम? इसमें इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स दोनों की बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो इस स्टॉक से रिलेटेड। तो शुरुआत करेंगे वीकली चार्ट से और प्रीवियस चार्ट देखते हैं। तो इस स्टॉक को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे 13 मार्च को डिस्कस किया था और तब इसका जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था इधर। यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट था, इसको ब्रेक किया है और इसने जो अपना हाई लगाया है 48% के रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने और अभी यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। इधर गैप ओपन हुआ था स्टॉक, तो ये जो हमने यहाँ पे जो इस स्टॉक को डिस्कस किया था, यहाँ पे स्टॉक जो है ट्रेल लाइन का सपोर्ट ले रहा है काफ़ी टाइम से और यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। साथ ही रिजल्ट्स भी अच्छे थे, फाइनेंशियल्स अच्छे रहे और उसके अगले क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, जिसके कारण यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है स्टॉक। अभी गिरावट क्यों है उसकी भी आगे बात करेंगे, तो अभी बात करते हैं, शुरुआत से बात करते हैं। तो देखिए, स्टॉक ने जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए पहले, फिर यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे गिरावट रही, इधर हाई लगाया, फिर ये कोविड वाली गिरावट रही। तो यहाँ पे स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था। इधर रेजिस्टेंस लगाया इसने और यहाँ पे सपोर्ट लगाया अपना। अब यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन में था, तो यहाँ पे देखिए ये जो कंसोलिडेशन फेस रहा है, ये 2017 से 2020 तक यानी 3 साल तक स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा। एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हुआ है स्टॉक में और उसके बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया है, साथ ही जो कोविड की क्रैश की रैली थी वो भी रिकवर हो गई। उसके बाद जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इस स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है उसमें इसने सीधा-सीधा हाई लगा दिया। एक ही बार में जो अच्छी रैली दी है, उसके बाद में यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट लिया है, फिर हाई लगाया, फिर सपोर्ट लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने लोअर हाई लगाई है एंड हायर लो लगाई है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बुलिश है क्योंकि ये अपने बॉटम को ब्रेक नहीं कर रहा है और ये इसके बाद इसने यहाँ पे ये जो इसका टॉप था, यहाँ पे इसने डबल टॉप लगा के इस गिरावट दिखाई। अब वापस से यहाँ पे हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था क्योंकि ये इसकी फाइनेंशियल अच्छी थी, साथ ही ट्रेड लाइन का सपोर्ट था स्टॉक के पास। यहाँ पे इसने ये वाला जो हाई था इसको ब्रेक करके अब यहाँ पे इसने लाइफ टाइम हाई लगा के गिरावट देखने को मिल रही है। अब जैसे हम आगे बात करेंगे कहाँ पे एंट्री बनेगी, तो एंट्री के बाद जो हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो इस हाई पर हमें देखनी होगी कि कैसा प्राइजेशन बनेगा। ये हमारा टारगेट रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको ब्रेक कर चुका है ये स्टॉक, अब यहाँ पे जो है स्टॉक अगर रिवर्सल ले सकता है और अगर रिवर्सल नहीं लेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, देन एक नई रैली हमें देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि ये इसका स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है और यहाँ से अगर रिवर्सल लेगा तो यहाँ पे इसका टारगेट रहेगा हमारा, क्योंकि अब ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका यहाँ पे लो बनेगा जो कि काफ़ी नीचे रहेगा। अब इस ड्राइंग को रिमूव करके आगे बात करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है डबल टॉप और यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और इस ट्रेड लाइन को अब आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का 2721 के लेवल का, अगर स्टॉक ब्रेकडाउन देगा तो ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने आएगा स्टॉक। अगर ट्रेड लाइन के नीचे निकलेगा देन ये जो है अपने इस हाइक को ब्रेक करके एक नया लो फॉर्मेट करेगा। तब हमें ये मानेंगे कि स्ट्रक्चर बेरिश है। अभी के लिए बुलिश स्ट्रक्चर है। इस ट्रेड लाइन के नीचे, इस लेवल के नीचे निकलेगा तो ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी हमारे पास रहेगा। यहाँ पे भी आप पिछली बार की तरह एंट्री कर सकती है प्राइस एक्शन को देखते हुए। अभी डेली चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने स्टॉक को डिस्कस किया था, उसके बाद जो है इसके रिजल्ट आए और एनुअल रिजल्ट रहा इस बार का। तो कैसे रिजल्ट रहे वो देखते हैं। 15% की सेल्स ग्रोथ रही, मार्जिन 25% रहा जो कि ईयर और ईयर पे 21% से बढ़ के 25% हुआ है। 260 से बढ़ के 487 करोड़ के प्रॉफिट रहे, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे। और जो कि एनुअल रिजल्ट रहा तो इसका जो स्टॉक का आरओसी था वो पिछले साल 14% था, इस बार 18% हुआ टोटल। तो आरओसी में काफ़ी अच्छा जंप रहा, साथ ही रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे। तो स्टॉक जो है लगातार 2 दिन तक गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे ये इलेक्शन डे की गिरावट थी, उसके बाद इसको हाई को ब्रेक करके, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इधर इसने हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया। तो ये इसने यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद में अब यहाँ पे ये जो गिरावट थी, ये मार्केट में गिरावट हुई थी 5 अगस्त को, आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये गिरावट रही। उसके बाद जब रिजल्ट आया तब रिजल्ट के अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है, जबकि इसके रिजल्ट अच्छे रहे। अगर हम देखते हैं तो ये जो लास्ट रिजल्ट थे, 25% की सेल्स ग्रोथ थी, 24% ओपीएम था जो कि 1% इंक्रीज था और 332 से बढ़ के प्रॉफिट 490 करोड़ हुए थे। अच्छे रिजल्ट के बाद में भी गिरावट रही, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री ये थी और उनका कहना था कि जो है थोड़े प्राइसेस बढ़ सकते हैं इनके रॉ मटेरियल के, ब्रेंट क्रूड ऑयल एंड जो भी सिंथेटिक रबर, इनके 1-2% के जो है एक्सपेंसेस, इसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ सकते हैं। और साथ ही जो इस बार 25% की सेल्स ग्रोथ रही ईयर और ईयर पे, इन्होंने कहा था
इस क्वार्टर में कि आने वाले क्वार्टर्स में सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ रहेगी, और ऐसा हुआ भी, अगले क्वार्टर में 7% की सेल्स ग्रोथ रही। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो ये नेगेटिव कमेंट्री थी, इस वजह से स्टॉक में गिरावट रही। और गिरावट के बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे स्टॉक ने गिरावट के बाद थोड़ा सा रिवर्सल लिया है, और इसके बाद यहाँ पे वापस गिरावट रही है। इस हाई को इसने दोबारा ब्रेक नहीं किया, यानी थोड़ा बेरिश स्ट्रक्चर रहा डेली चार्ट पे, उसके बाद गिरावट रही। एंड जो अगले रिजल्ट आए उसमें इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, बट यहाँ से गिरावट कंटिन्यू रही है। इस बार के जो रिजल्ट रहे इसमें 7% की सेल ग्रोथ रही, और 24% का ओपीएम रहा। लास्ट क्वार्टर जैसे ही रहा, 347 प्रॉफिट्स लास्ट ईयर थे, एंड इस बार भी 347 फ्लैट नेट प्रॉफिट्स रहे। तो इसके बाद ये गिरावट के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने लेवल बनाया था वीकली चार्ट पे, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। एंड यहाँ पे देखिए ये गैप अप ओपन हुआ था स्टॉक, ये वाला गैप तो कुछ ही दिनों में फिल हो गया था, बट ये वाला फिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो है, यहाँ पे ये गैप ओपन हुआ था, और इस गैप को फिल करके अभी स्टॉक में थोड़ा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। अब ये रिवर्सल रहेगा या नहीं, या फिर ये जो स्टॉक है यहाँ से गिरावट रहेगी कंटिन्यू, ये हमें पता चलेगा वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें अगर इस लेवल के ऊपर ही ये जो 2721 का लेवल, इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिल जाए अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, देन हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेगा, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो यहाँ पे इस हाई का रहेगा, यानी कि 3359 का हम टारगेट लेके चलेंगे। अगर इस लेवल के नीचे निकल जाता है स्टॉक, देन ट्रेंड लाइन की सपोर्ट का हम वेट करेंगे। उससे पहले बीच में आपने स्टॉक में एंट्री रख लेनी है, एक सपोर्ट पे रिवर्सल के साथ ही एंट्री लेनी है। अब फाइनेंशियल्स की हम बात कर लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 53,745 करोड़ का मार्केट कैप है, P33 का है, इंडस्ट्री P30 का है, ROC 70% का है, ROE 17% का है। सो रिटर्न्स भी अच्छे हैं। डेट 0.3 है, काफ़ी कम डेट है। बुक वैल्यू 5.7 की है। कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी टायर्स मैन्युफैक्चर करती है, एट नॉर्मली बाइक कार के टायर्स नहीं बनाती है। ये बनाती है हैवी टायर्स, जो कि काफ़ी बड़े बड़े ट्रक्स के टायर्स रहते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है कस्टमर वाइज, एग्रीकल्चर सेगमेंट से 59% का रेवेन्यू है, OTR यानी ऑफ द रोड सेगमेंट से 37% रेवेन्यू है, जिसमें हैवी मशीनरी एंड हैवी व्हीकल्स रहते हैं। अदर्स से 4% का रेवेन्यू है। और चैनल वाइज देखिए, रिप्लेसमेंट से, यानी कि जो पहले से जिनके टायर्स हैं वो रिप्लेस टायर्स करने के 73% रेवेन्यू रहते हैं, और OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से 25% रेवेन्यू। तो रिप्लेसमेंट सेक्टर से 73% रेवेन्यू है, यानी इनके पास हमेशा डिमांड कंटिन्यू रहती है, क्योंकि टायर्स का टाइम टू टाइम चेंज करवाने पड़ते हैं। एंड अदर सेगमेंट से 2% का रेवेन्यू है। जियोग्राफिकली वाइज, यूरोप से 44% का रेवेन्यू है, इंडिया से 29%, एंड अमेरिका से 16%, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 11% का रेवेन्यू है। अब सबसे ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चर सेगमेंट से है। यूरोप अमेरिका में तो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज है, बट इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे फार्मर्स की संख्या कम होगी, एंड मशीनरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए लोग, तो इसका स्कोप जो है कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ के जो है नई फार्मिंग के टेक्निक्स को अपनाया जाएगा, तो इनके लिए काफ़ी बड़ा स्कोप है इंडिया में, जो यूरोप के स्कोप को भी पीछे छोड़ सकता है। एंड इंडिया से 29% का रेवेन्यू कंपनी के पास है। लास्ट कुछ ईयर्स में जो है 2023 में स्पेशली कंपनी का मार्जिन काफ़ी कम रहा था, बिकॉज यूरोप और अमेरिका में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन रही है, और इस वजह से इनको जो है इनके मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। पी का चार्ट देखते हैं तो अभी इसका जो है हाई पी गया था 51 का, और करेंटली 33 का पी चल रहा है। मीडियम पी 5 साल का 32 का है। पहले ये 32 के पी से नीचे ट्रेड करता था मोस्टली टाइम, बट अभी ऊपर ट्रेड करता है, और अभी भी अच्छी वैल्यूशन पे मिल रहा है ये स्टॉक, बिकॉज एक टाइम के बाद जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो वो मोस्टली थोड़े ज़्यादा वैल्यूशन पर ट्रेड करती है। आने वाले टाइम में जो है ये 32 से बढ़ के मीडियम पी और भी ज़्यादा आगे हो सकता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो वैल्यूशन के मामले में अच्छा स्टॉक है ये अभी। और रिजल्ट्स की बात करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर चुके हैं, ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो सेल्स जो है 9,369 करोड़ की रही लास्ट ईयर, और TTM में 10,091 करोड़ की सेल्स रही। साथ ही कंपनी का गुजरात भुज में एक प्लांट है, जिसमें कैपेक्स में 1,300 करोड़ रुपए कंपनी लगाई है। इनकी जो डिमांड है वो माइनिंग सेक्टर सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड आ रही है, और इस सेगमेंट के जो टायर्स है, जो फैसिलिटीज़ में वर्क करते हैं, वो उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी पे वो वर्क कर रही है, इसलिए एक एक्सटर्नल कैपेस की ज़रूरत पड़ी है। अब इस कैपेस से जो है ये जो रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा वो 2026 में होगा। तो
300 से 350 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू इस कैपेक्स के बाद इस कैपेक्स के जरिए आना शुरू होगा। तो अभी देखिए 10,000 करोड़ का मार्क तो ये क्रॉस कर चुकी है कंपनी। साथ ही एक तो साल में जो है और भी अदर सेगमेंट से उनसे भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और इस सेगमेंट में जो इन्होंने कैपेक्स किया है उससे भी जो है रेवेन्यू इंक्रीज रहेगा। तो ओवरऑल इनकी डिमांड को देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी अच्छी। 11,000 करोड़ तो ईजिली क्रॉस कर सकता है। मार्जिन देखिए 2024 में 24% का रहा है, 2023 में 18% का रहा था। उसका रीज़न जो है कि इनका जो एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है अमेरिका और यूरोप से, जहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण इनको प्राइसिंग कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड इनकी सेल जो नेट प्रॉफिट है वो 1435 से लड़के 1057 करोड़ हो गई थी, और 2024 में 1471 करोड़ की रही है, हाईएस्ट रही है। 76 का पी रहा, एंड TTM में 84 का पी है। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा कर रही है कंपनी हर साल। 2024 में 21% का डिविडेंड दिया है। 9,360 करोड़ के करंटली रिजर्व्स है। बोरेंस 3,122 करोड़ की है, तो ज़्यादा बोरेंस नहीं है कंपनी के ऊपर। कैपेक्स में 866 करोड़ रुपए लगे हैं। 2024 का ROC 18% रहा है, और 2023 का काफ़ी कम रहा था, 14%। इनका 2023 का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था, 18% का मार्जिन था। अभी उससे पहले अगर हम देखते हैं तो इससे पहले इनका जो ROC रहता था वो 24%, एंड जनरली 20% के आसपास ही रहता था, बट ये 14% तक आ चुका है, अभी 18% है। आगे अगर ROC में और अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिले देन ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा हमें। अभी प्रोमोटर्स में 58.30% प्रोमोटर्स है, FIs 11.72%, DIs 23.31%, एंड पब्लिक होल्डिंग है 6.52%। पब्लिक में जो अदर पार्टीज है इनके पास पहले लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पास 3.8 1.4% होल्डिंग थी, जो कि बाद में अभी 1% से कम हो गई है, सो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। एंड पब्लिक होल्डिंग देखिए 9.84% रिटेल होल्डिंग से घट के 6.52 पे आ चुकी है, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक का काफ़ी अच्छा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।